सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी इसको बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल भी कहते हैं। कोशिका जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। बच्चों ये परिभाषा है कोशिका की और आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को पूर्वक पूर्ण करने के लिए कोशिका के संरचनात्मक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। कोशिका वह सरलतम संरचना है जिसमें एक झिल्ली जैसे आवरण के भीतर तरल आधार द्रव्य कुछ विशेष संरचनाएं होती है। यानी कि आप एक कोशिका ले लीजिए और कोशिका जो क्या होती है बच्चों, एक झिल्ली के आवरण के अंदर एक तरल पदार्थ जो है वो भरा होता है। ऐसे आप समझिए जैसे आपने गुब्बारा ले लिया, गुब्बारे के अंदर आपने क्या किया, आपने कोई पानी आनी भर दिया, तो जो गुब्बारे की जो वो क्या कहते हैं आवरण है वो क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगी। और जो अंदर आपने जो तरल पदार्थ भर दिया वो क्या है, उसका प्लाज्मा है, ठीक है। इस आवरण को कोशिका या कोशिका जीवकला कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो तरल पदार्थ है कोशिका के अंदर उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। एवं विशेष संरचनाओं को कोशिकाओं का कोशिकांग कहते हैं। और जो उसमें जो उपस्थित बहुत सारी जो संरचनाएं होती हैं जिनका विभिन्न कार्य होता है, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, इन सब का अलग अलग कार्य होता है। तो इनको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका का अंग, ठीक है। पादप कोशिका की कोशिका कला के बाहर एक मृत एवं सुरक्षात्मक आवरण यानी कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। यानी पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, जो कोशिका कला के बाहर एक मृत कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं बच्चों हम लोग जो कोशिका की विभिन्न संगठनात्मक इकाई को हम लोग कुछ फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, कोशिका है, ठीक। कोशिका को आपने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया। एक तो उसका बाह्य आवरण हो गया, ठीक, दूसरा हो गया उसका जीव द्रव्य हो गया, तीसरा हो गया कोशिकांग हो गया, ठीक। तो जो बाह्य आवरण है ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार व एवं सुरक्षा से संबंधित होता है, ठीक। और जो जीव द्रव्य होता है, जो उसके अंदर भरा होता है तरल पदार्थ, इसे जीव का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसी में ही जो भी जीवन की जो क्रियाकलाप होते हैं कोशिका की वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कोशिकांग। जैसे आपके हाथ पैर होते हैं उसी तरीके से कोशिका के भी अंग होते हैं जिसे कहते हैं कोशिकांग। ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं बच्चों, जो कोशिका के विभिन्न कार्य करने के लिए विशेषीकृत होते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक। आप देखते हैं बच्चों बाह्य आवरण को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो कोशिका कला, दूसरा होता है कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति कहाँ पे उपस्थित होती है तो आप कहोगे क्या कहते हैं कि ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट जीव द्रव्य जो है उसको आप लोग 2 भागों में विभाजित करेंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका में बच्चों दो जगह होती है, एक तो होती है कोशिकांग जहाँ पे कोशिका द्रव्य जहाँ पे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक। और केंद्रक जहाँ पे केंद्रक द्रव्य, जिस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। अब बच्चों कोशिकांग है, कोशिकांग को देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं द्विकला, जिसमें दो मतलब सतह उपस्थित होती हैं, 2 आवरण उपस्थित होते हैं, ठीक। और एकल उपस्थित आवरण जिसमें एक ही कला होती, कला मतलब मेम्ब्रेन मतलब आवरण, ठीक। अब द्विकला वाले हैं केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतः प्रद्रवी जलिका है और गोल्गी काय है। ये सारी क्या है, इनमें 2 डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। अब एक मेम्ब्रेन वाली देखते हैं तो लयन काय है, राइबोसोम है, तारक काय है, रिक्तिका है। ये और रिक्तिका जो होती है बच्चों केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं बाह्य आवरण क्या है। तो ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार व एवं सुरक्षा से संबंधित होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली
ठीक है। और कोशिका भित्ति, ठीक। कोशिका प्लाज्मा झिल्ली को बच्चों कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। ये अत्यंत पतली, लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तथा चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी दर्शाती है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोशिका कला होती बहुत ही लचीली होती, बहुत पतली होती, यानी कि उसको आप दबा भी सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम मतलब उन्हीं लोगों को ये अपने अंदर बुलाएगी जिनकी आवश्यकता कोशिका को होती है, अन्यथा वो बाहर ही रहने देगी उनको। और चयनात्मक पारगम्यता का गुण दर्शाते, यानी कि मैंने भी बताया ना, उन्हीं लोगों को अंदर करेगी जैसे जो कोशिका में ज़रूरत है। जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके स्कूल में उन्हीं लोगों को क्लास की एंट्री स्कूल में एंट्री होती जो क्या कहते हैं स्कूल के लिए जैसे स्कूल के बच्चे हैं या प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं। अन्यथा जो बाकी जो होते हैं उनको बाहर ही रखा जाता है। उनमें से जो भी मतलब कि लगता है कि हाँ इनसे ज़रूरी है बात करना, तो उन्हीं को ही केवल अंदर बुलाया जाता है। उसी तरीके से कोशिका में भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बिना इसे देखना संभव नहीं है। इसका निर्माण प्रोटीन व वसा की परतों से होता है। इसमें 60 से 80% प्रोटीन, 20 से 80% वसा और 5% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ये पदार्थ के कोशिका में आने व बाहर जाने की नियंत्रित करती है। इसमें पुरुद्व भवन की क्षमता होती है। पुरुद्व भवन मतलब अगर ये टूट फूट जाए तो ये दोबारा फिर से ये बन जाती है। प्रायः ये 17 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, यानी कि जो मोटाई होगी उसकी 17 एंगस्ट्रॉम होगी। सन 1855 में नगेली व सिक्रेमर ने प्रथम जीव कला का कोशिका कला कहा, ठीक। एक कोशिकीय जीव में यह झिल्ली भोजन व अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायक होती है। ये क्रिया एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो कोशिका होती है अपने अंदर कुछ पदार्थों को ग्रहण करती है, ठीक। और क्या कहते हैं इस क्रिया को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। और इसकी जैसे आप उदाहरण देख लेंगे अमीबा क्या करता है, अपने चारों तरफ जब वो कोई भी पदार्थ आता है खाने का तो अपनी जो कोशिका कला होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको जो खाने का पदार्थ होता है उसको चारों तरफ से घेर लेती है और एक वैक्यूल बना लेती है, ठीक है। और उसके बाद उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है ताकि उसका पाचन हो सके, ठीक। अब बच्चों देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है। तो पहला ही कार्य है ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। ये कोशिकांगों को सुरक्षित प्रदान करती है। चयनात्मक पारगम होने के कारण ये चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को ही इस कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है, यानी कि किसको आना है किसको नहीं आना है और कहाँ पे किसको जाना है, ठीक है। ये सारे क्या है कार्य बच्चों, ये प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो परिवहन कैसा होता है वो देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन कोशिका के बाहर वाले स्थान से कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ही संभव हो सकता है। ये नहीं कि मतलब कि हमेशा जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर ही आ रहा है। कुछ ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा ही प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है वो पदार्थ जाता है। जैसे पहला है विसरण, ठीक है। विसरण को बच्चों डिफ्यूज़न भी कहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन को विसरण कहते हैं। बच्चों ये इसकी परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा। जब तक सांद्रता समान ना हो जाए ये क्रिया चलती रहती है और जब तक दोनों यानी बाह्य क्षेत्र में और कोशिका के अंदर क्षेत्र में जब तक की जो सांद्रता है किसी भी पदार्थ की वो बराबर नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया डिफ्यूजन की प्रक्रिया यानी विसरण की प्रक्रिया चलती रहती है। पौधों में विसरण द्वारा निष्क्रिय परिवहन होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि उसका कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक होता है। तो कोशिका में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाह्य वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। अतः विसरण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड
का अधिक सांद्रता से यानी कि कोशिका के अंदर से कहाँ निकलेगा, वो निम्न सांद्रता की ओर जाएगा यानी कि बाहर की ओर ये गमन करेगा। इसका अन्य उदाहरण है ऑक्सीजन का परिवहन भी है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका में कम होती है तो विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान करने में विसरण की भूमिका महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, ये तो हुई बच्चों पहला परिवहन। दूसरा है परासरण, इसको बच्चे इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो जल या विलायक के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक कोशिका झिल्ली के दोनों ओर घोलों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अंतर क्या है बच्चों विसरण और क्या परासरण में? परासरण में बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और डिफ्यूजन में नहीं होगी। ठीक है, होगी लेकिन आप इसमें डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब किसी सामान्य कोशिका को अल्प परासरी जल विलयन में रखा जाता है तो जल या विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, उसे अंतःपरासरण कहते हैं। उदाहरण है मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, ये क्या है बच्चों? ये उदाहरण है परासरण का। आदि के द्वारा कुछ घुलित खनिज लवणों का आंशिक अवशोषण होता है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि जो विलयन है जो परासरण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। अल्प परासरी विलयन, दूसरा है समपरासरी विलयन, तीसरा है अति परासरी विलयन। ठीक, इसको बच्चों कहते हैं अंतः परासरण यानी एंडोस्मोसिस, यानी अंदर को आना। कोई भी जो क्रिया हो रही है ऑस्मोसिस की अगर अंदर को हो रही है तो उसे कहेंगे एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण। दूसरा है बहिपरासरण यानी कि जब कोई भी पदार्थ बाहर जा रहा है परासरण की प्रक्रिया द्वारा तो उसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। किसी भी टॉपिक में किसी भी शब्द में अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की क्लास के लिए।